हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार में। मैं रोहित सिंह आज आपको क्लास नंबर 15 ले रहा हूँ। डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथमेटिक्स में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है, टॉपिक का नाम है बेटे चतुर्भुज। चतुर्भुज टॉपिक हम एक पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है ना। तो आ जाइए सब जल्दी से, चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना समय खोए। चतुर्भुज क्या होता है? कोई भी चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। देखो, ये एक चार भुजाओं है, जहाँ चार भुजाएं चार बिंदुओं पर मिल रही है, ठीक है ना। तो ये चार भुजाओं से एक घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? आपका चतुर्भुज कहलाती है। नेक्स्ट है बेटे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकारों में सबसे पहला हमारा आता है वर्ग, आयत। सबसे पहले क्या आता है बेटे आपका? आयत। आयत क्या होता है? एक ऐसी संरचना होती है जिसमें ये साइड लंबाई और ये चौड़ाई कहलाती है। ये भुजा ए बी, ये सी डी। और आयत की विशेषता क्या होती है? ए बी समांतर होगी सी डी के, और साथ ही साथ ए बी बराबर भी होगी सी डी के। दूसरी इसमें ए सी यानी जो चौड़ाई है, ए सी समांतर होगी बी डी के, यानी लंबाई लंबाई के समांतर होगी और चौड़ाई चौड़ाई के समांतर होगी। और ए सी बराबर होगा किसके? बी डी के बराबर होगा। यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बेटे? इसमें समांतर होती है और बराबर भी होती है। दूसरी विशेषता क्या होती है बेटे? ये इसका क्या है? विकर्ण। ये इसका क्या है? विकर्ण। ये विकर्ण दोनों ओ पॉइंट पे काट रहे हैं, तो ओ ए बराबर किसके होगा? ओ डी के, और ओ बी बराबर किसके होगा? ओ सी के। तो इसे कहते हैं कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं बेटे? समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित भी करते हैं। नंबर 3 बात क्या? जो AD है ये बराबर होगा तुम्हारा, जो AD है ये बराबर होगा तुम्हारा BC के। जो AD है ये बराबर होगा BC के, यानी विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं। इसमें कोई एक कोण क्या होता है बेटे? समकोण होता है। चौथी बात क्या है बेटे इसमें याद करने की? एक कोण समकोण होता है। क्या होता है? एक कोण क्या होता है बेटे? समकोण होता है। तो ये तो हुआ बेटे आपका आयत। दूसरे तरह का जो चतुर्भुज होता है बेटे, जो आयत है ये एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज। क्या बेटे? समांतर चतुर्भुज भी है। आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। सेकंड है बेटे आपका वर्ग। अभी आयत पढ़ रहे हैं तो आयत के बारे में, आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं बेटे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये इसका परिमाप होता है, ठीक है ना। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है बेटे? विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर से इसका विकर्ण निकलता है। तो तीनों फॉर्मूले याद रखना, परिमाप का भी, क्षेत्रफल का भी और विकर्ण का भी, ठीक है। वर्ग, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी समांतर है डी सी के, और ए डी समांतर होती है बी सी के। एक बात हुई इसमें याद रखने वाली। दूसरी बात क्या? सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होती है। तीसरी बात क्या बेटे? जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं? इसके लंब समद्विभाजक होते हैं। यहाँ पर तो समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और यहाँ पर विकर्ण क्या होते हैं बेटे? विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं, यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं। ये हमने ओ पॉइंट मान लिया।
लम समद्विभाजक, लम समद्विभाजक होते हैं। जैसे हम कहे ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, ओ डी बराबर ओ बी हो जाएगा। ये लम समद्विभाजक भी होते हैं, यानी एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, एक समकोण त्रिभुज ये, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया अलग से। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटे? क्षेत्रफल होता है इसका भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है बेटे? भुजा का स्क्वायर। परिमाप कितना होता है इसका? परिमाप होता है 4 गुना भुजा। परिमाप कितना होता है बेटे? 4 गुना भुजा। ये भी भुजा ए, मान लो ये भी भुजा ए, सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका विकर्ण कैसे निकलता है? इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2, यानी भुजा √2 इसका क्या होता है बेटे? विकर्ण होता है। सही है, बात समझ में आई यहाँ से? ठीक है, तीसरे तरह के चतुर्भुज की तरफ चलते हैं, जो आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या है बेटा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है बेटे, ये ए बी सी और डी। इसमें ए डी समांतर होती है बेटे बी सी के, पर बराबर नहीं होती है ना। देखो आयत में तो अपोजिट दिशाएं क्या होती है? बराबर होती है, पर इसमें जरूरी नहीं है कि ये बराबर भी होगी, समांतर होगी पर बराबर नहीं होगी। यही डिफरेंस है बस। ए बी समांतर किसके होगा बेटे? डी सी के होगा। तीसरी बात, जो इसके विकर्ण होते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं, ये क्या होते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ओ ए बराबर किसके होगा बेटे तुम्हारा? ओ सी के। और ओ बी बराबर किसके होगा बेटे? ओ डी के होगा, यानी ये समद्विभाजित भी करते हैं। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? लंबाई गुणा चौड़ाई। हाँ, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटे? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, तो ये इसका फॉर्मूला होता है बेटे, आधार गुणा ऊंचाई होता है। और ये चार जो भुजाएं इसकी बेटे समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, यानी ए डी बराबर किसके होगा? बी सी के। और ए बी बराबर किसके होगा? डी सी के, यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होगी बेटे और क्या होगी? बराबर भी होगी एक दूसरे के। ठीक है, विकर्ण क्या करते हैं? इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसमें एक चीज बात याद रखना, समांतर चतुर्भुज में ये कोण और ये कोण, कोण 1 कोण 2, कोण 1 बराबर होता है कोण 2 के। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण 3 और ये कोण क्या बेटे? 4। कोण 3 बराबर किसके? कोण 4 के, यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटे? इसके बराबर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। समलम। समलम के विषय में मैंने एक पूरा चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से भी समझ सकते हैं। एक बार छोटा सा रिवाइज कर देते हैं। इसमें कोई दो भुजा समांतर होती है और दो भुजा क्या होती है? असमांतर होती है, वो एक समलम बनता है। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो हम बोलेंगे ए बी समांतर किसके है? सी डी के। और ए सी असमांतर किसके है बेटे? डी बी के असमांतर है। एक विशेषता ये पाई जाती है इसमें। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2, ये मान लो ए है, ये बी, समांतर भुजाओं का योग और ये इसकी ऊंचाई और गुना ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आ जाओ समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ये आपका एक समचतुर्भुज होता है पतंग के जैसा। ठीक है ना, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। ये इसका विकर्ण, ये इसका विकर्ण। विकर्ण क्या करते हैं बेटे? लंब समद्विभाजक करते हैं ओ।
ठीक है ना। विकर्ण क्या करते हैं बेटे, इसके लंब समद्विभाजक करते हैं। यानी आप कहोगे ए डी बराबर डी सी बराबर सी बी बराबर बी ए, सभी बराबर क्या है, ए यूनिट के बराबर है। सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर होती है। विकर्ण क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक, यानी ओ ए बराबर ओ सी है ना, और ओ डी ओ बी बराबर ओ डी भी होता है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना इम्पोर्टेंट है। 1/2 विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2, विकर्ण ये गुणा विकर्ण ये, यानी 1/2 ए सी गुणा डी बी, ए सी गुणा डी बी, ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिएगा सभी प्रकार के जो चतुर्भुज है उनका एक मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। सभी उनका जितना भी कंसेप्ट आपको बताना चाहिए था वो आपको बता दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके ले लेते हैं जो इस चैप्टर में आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें दिया हुआ है बेटा, किसी चतुर्भुज के दो कोणों की माप 115 और 45 डिग्री है तथा शेष दो कोण बराबर है, दोनों समान कोणों का मान ज्ञात करो। तो बेटे इसका हल करते हैं। ये कह रहा है एक चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज इसने ऐसे बना दिया, उसमें एक कोण इसने क्या दिया है बेटे, ये 115 डिग्री दिया और ये 45 दिया, और कहा ये x है और ये भी क्या है बेटे x, ये मान लो a, ये b, ये c और ये d। तो हम कह देंगे माना एंगल d बराबर एंगल b, तो दिया हुआ है बराबर क्या है ना, दिया है, ऐसे लिखो, दिया है एंगल d बराबर एंगल b, और x हमने क्या करा बेटे, माना कि ये x डिग्री है। किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360, यानी 4 गुना समकोण होता है। तो यानी एंगल a जमा एंगल b जमा एंगल c जमा एंगल d बराबर 360। ये बात याद रखना, किसी भी चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 या 4 गुना समकोण होता है। यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है कि किसी भी चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो उसमें ऑप्शन में था 4 गुना समकोण। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। तो यहाँ से एंगल ए बराबर कितना बेटे 115, एंगल सी बराबर कितना 45, ये x और x बराबर कितना 360, कितना आ गया बेटे 160 आ गया जोड़कर, 160 जमा कितना 2x बराबर 360 है ना, 2x बराबर कितना आ गया, ये में से घट गया 360 माइनस 160, तो 2x बराबर कितना बेटे 200 डिग्री, तो x बराबर कितना बच गया हमारे पास 100 डिग्री बच गया। यही हमारा क्या है बेटे, इसमें हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से बेटा। टाइप नंबर 2, ये कहा है, लिख देता हूं चलो, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो चारों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो बेटे आप क्या करोगे, हल इसका, माना एक चतुर्भुज बना लो बेटे, कोई भी चतुर्भुज ऐसे बना लिया आपने, ये a, ये b, ये c और ये d। ठीक है ना। अब चारों कोण दिए हुए हैं, इन्हें अपने आप से मान लो। माना कोण एक a बराबर कितना बेटे 1x, कोण b बराबर कितना 2x, x जरूर लिखना है,
है ना। कोण सी बराबर कितना 3x, कोण डी बराबर कितना बेटे 4x। चतुर्भुज के चारों अंतकोणों का योगफल कितना होता है, एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी जमा एंगल डी बराबर कितना बेटे 360 होता है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 1x, बी की 2x, सी की 3x, डी की 4x बराबर कितना बेटे 360। तो ये कितना हो गया 4 2 6, 6 और 4 10x, x बराबर कितना हो गया 360। 10 से 360 कटा 36 बार, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास में 36 डिग्री आ गया। कितना आया बेटे 36 डिग्री। आपको एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए बराबर क्या लिखोगे 1 गुणा 36 बराबर क्या आ गया बेटे 36 डिग्री, 36 डिग्री। एंगल बी बराबर क्या लिखोगे बेटे 2 गुना एक्स, यानी 2 गुना 36 बराबर कितना आ गया 36 दूनी 72 डिग्री। एंगल सी बराबर क्या लिखोगे 3x, यानी 3 गुना 36 यानी कितना बेटे 108 डिग्री। एंगल डी बराबर कितना लिखोगे 4x, यानी 4 गुना 36, तो कितना आ जाएगा बेटे तुम्हारे पास में 144 डिग्री। कितना आ जाएगा 144 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है बेटे, एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 5:7 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अभी बताता हूँ बेटे आसन कोण क्या होते हैं आपके। ठीक है ना, आसन कोण क्या होते हैं, हल देख लेते हैं इसका। मान लो ये मेरे पास में एक चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज है ये, इसमें ये कोण और ये कोण आसन कोण कहलाता है। या फिर ये कोण और ये कोण 1 2 3 4, 1 3 का पेयर भी आसन कोण, 3 4 का अभी आसन कोण, 4 2 भी आसन कोण, 2 1 भी आसन कोण बनाते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो कोई दो एंगल दिए हैं, मान लो ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है ना, ये आपका एक चतुर्भुज बन गया। अब दिया है कोई भी दो का अनुपात दिया हमें आसन कोण, ये दोनों आसन मान लो, ये दोनों मान लो, या ये दोनों मान लो, कोई भी दो मान लो आप आसन कोण के लिए। तो मैं कह रहा हूँ एंगल ए बराबर कितना बेटे 5x और एंगल सी बराबर कितना दिया है 7x। और दूसरी बात, ये जो आसन कोण होते हैं इनका योगफल जो होता है कितना होता है बेटे 180 होता है। चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है 180। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो आप लिखोगे एंगल ए जमा एंगल सी बराबर 180, यानी बेटे 5x जमा 7x इज इक्वल टू 180, यानी 12x बराबर कितना बेटे 180। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 180/12, यानी 12 ही कम 12 बचे 6, 12 पंजे 60, तो ये आ गया इतना। तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा 7x, यानी 7 गुना कितना 15, 15 सत्ते कितना होता है 15 सत्ते 105। एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा बेटे 5x, सॉरी ये एंगल सी था आपका, ये एंगल ए निकलेगा 5x, तो कितना आ जाएगा 5 × 15, 15 पंजे 75 डिग्री। ठीक है ना, हमें तो बाकी कोण की माप भी निकालनी है। समांतर चतुर्भुज की जब अभी मैंने कंसेप्ट बताया था तो उसमें बताया था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये कोण आपके पास में कितना आया बेटे 75 डिग्री आया और ये कोण 105 आया, तो ये भी कितना होगा 105 और ये भी कितना होगा 175 होगा, है ना। तो हम जानते हैं एंगल ए बराबर किसके एंगल डी के, है ना। समांतर चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है ना। और इसी तरह से हम कह सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो ये कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू ये 75 और ये कितना हो जाएगा बेटे 105। तो एंगल डी बराबर तो 75 डिग्री आ गया और एंगल बी बराबर कितना आ गया बेटे 105 डिग्री आ गया। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टाइप नंबर 4 पे आ गए बेटे आपके, जिसमें कहा गया है ये कितना है 70 डिग्री, ये दिया गया है x डिग्री, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे दिया गया है बेटे समलम ABCD में x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मान ज्ञात करना है आपको। तो ये दिया गया है आपको ABCD। ये क्या है, ये समलंब एक प्रकार का चतुर्भुज है नहीं है। और चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं, ये और ये आसन कोण, 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 है ना। आसन कोण का योगफल कितना होता है 180। तो इसका हल क्या कहेगा, एंगल बी जमा एंगल ए बराबर 180। क्यों, आसन कोण है, कैसे कोण है बेटे आपके आसन कोण। तो एंगल बी की वैल्यू 70 जमा एंगल ए बराबर कितना x डिग्री बराबर 180। तो x डिग्री बराबर कितना 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। यही आपका आंसर का वैल्यू है इसकी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक समचतुर्भुज दिया गया है आपको। एक समचतुर्भुज ऐसे सवाल में दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें ये इसका विकर्ण, ये S, ये P, ये Q, ये R, ये सारी भुजा आपस में बराबर है। ये एंगल कितना दिया है बेटे 130 डिग्री। ये x की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है बेटा, x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है ना, इस x की वैल्यू यहाँ से आपसे पूछी गई है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, ये एक एंगल बना हुआ है यहाँ पर। चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। कंफ्यूज मत हो जाना। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है और चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आपका हो गया क्या, एंगल PQR बराबर है एंगल PSR के बराबर कितना बेटे 130 डिग्री, यानी ये भी आपके पास में 130 डिग्री आ गया। दिया है, क्या दिया है बेटे, SR बराबर है PS के। जब भुजाएं बराबर होती है त्रिभुज में तो उनके द्वारा सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर। जैसे कि एक त्रिभुज ये बन गया ऐसे, इसका नाम S हो गया, ये P हो गया और ये R हो गया। ये भुजाएं बराबर है तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, ये x दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक है ना। तो आप कहो त्रिभुज PSR में एंगल P जमा एंगल S जमा एंगल R बराबर कितना बेटे 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है ना। एंगल S बराबर कितना 130 डिग्री, x जमा x बराबर कितना 180। ये इधर जाकर घट गया बेटे यहाँ से, तो 2x बराबर कितना आ गया आपके पास में 180 माइनस 130 बराबर कितना 50 डिग्री। तो x बराबर आपके पास में यहाँ कितना आया 50/2, तो x बराबर आ गया आपके पास में 25 डिग्री। तो ये कितना आंसर आया बेटे इसका आपका 25 डिग्री। समझ में आया सवाल सभी को, बहुत बढ़िया। राइट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से इसको।
कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टाइप नंबर 6 हो गया आज का। एक आयत दिया हुआ है ABCD, एक आयत है, एक आयत है। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें एक आयत बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है सवाल में। ये कितना बेटे 22 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे करके ये कितना दिया हुआ है आपको x डिग्री, और ये 0 हो गया आपका। कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक देखते हैं कैसे करते हैं सवाल को। इसमें दिया बेटे A, ये B, ये C और ये D दिया हुआ है। तो हम जानते हैं बेटा हल में, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यानी इसमें क्या बेटे OC बराबर किसके होगा? OD के हो जाएगा। ठीक है ना, OC बराबर OD हो गया। अब त्रिभुज COD में, त्रिभुज कौन सा बेटे? COD। देखो मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज है, ये आपका क्या हो गया बेटे? COD हो गया। तो त्रिभुज COD में आपका कितना हो जाएगा? देखते हैं जल्दी से। नहीं ऐसे नहीं लेते, ऐसे नहीं लेते। हाँ चलो, अब त्रिभुज COD में ये भुजा इस भुजा के क्या होगी बेटे? बराबर होगी आपकी। ठीक है ना, ये भुजाएं यह भुजा बराबर होगी। अगर ये 22 है तो इसके सामने का ये कोण भी कितना हो जाएगा बेटे? 22 डिग्री हो जाएगा। हाँ है ना, ये कितना भी हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका? 22 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना, तो आप कहोगे एंगल OCD बराबर होगा एंगल ODC के, और बराबर कितना बेटे? 22 डिग्री। अब ये इतना कितना आ गया बेटे? 22 डिग्री आ गया। यानी ये पूरा कोण क्या हो गया? x प्लस 22 डिग्री हो गया। हम जानते हैं आयत का एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। एंगल BDC बराबर कितना? 90 डिग्री। BCD के दो पार्ट है, क्या पार्ट है बेटे? एंगल BDO जमा एंगल ODC बराबर 90 डिग्री। इस वाले की वैल्यू क्या है? x डिग्री। ये कितना है? 22 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना? 90 माइनस 22, तो x बराबर कितना? 8 और कितना? 6। ये आ गया 68 डिग्री। आपका आंसर इसका आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ABCD एक वर्ग दिया हुआ है जिसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। आपका जो वर्ग दिया है उसका चित्र भी दिया है साथ में। यह आपका वर्ग है जिसमें यहाँ पर ये एक विकर्ण दिया गया है जिसके साथ में ये 32 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ से एक दूसरा एक ये विकर्ण हो गया, ऐसे इन्होंने काट दिया, और ये यहाँ पर x डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया है बेटे? 68 दिया हुआ है। ये O बिंदु है, ये आपका A, ये B, ये C और ये D। ठीक है ना, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम हल करते हैं बेटे। एंगल AOB बराबर किसके? एंगल EOC के। EOC बराबर कितना? 68 डिग्री। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। क्या है बेटे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण बराबर ये कोण के बराबर होता है शीर्षाभिमुख परमे से। तो देखो ये यहाँ पर लग गई, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 68 आ गया। अब आप कहोगे त्रिभुज EOC में एंगल
जमा एंगल ओ जमा एंगल सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ओ और सी तो पता है, ई का पता लगाना जाएगा यहाँ से। एंगल ई बराबर कितना, 180 माइनस 68 प्लस 32। बेटे डायरेक्ट लिया है, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे पहले क्या हुआ होगा, एंगल ई जमा 68 प्लस कितना 32, ये पूरा ब्रैकेट, ये प्लस का इधर आ गया, ठीक है ना, ऐसे ले आए हम इसको। तो एंगल ई बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 80 नहीं माइनस 100 है ना। तो एंगल ई बराबर कितना आ गया आपका 80 डिग्री। एंगल ई बराबर कितना आया 80 डिग्री। ये एंगल कितना आया बेटे 80 डिग्री, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एंगल ओ ई डी ये वाला, ओ ई सी यानी ये वाला एंगल ओ ई सी बराबर 180। क्यों, रेखिक युग्म कोण, क्या बेटे ये रेखिक युग्म कोण प्रमेय से। रेखिक युग्म कोण प्रमेय क्या कहती है, ये एक भुजा है, इस पे ये और ये एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 जमा एंगल 2 बराबर हमेशा क्या होगा 180। ये आपकी रेखिक युग्म प्रमेय लग गई यहाँ पर। तो बेटे देखो ये हमारा x दिया हुआ है, ये हमें कितना दिया हुआ है बेटे 100 है बेटे, 100 नहीं है, ये 80 आया था 80। ये कितना आया था बेटे 80 आया था ना। तो ये कितना हो गया 80 इज इक्वल टू 180। तो x बराबर कितना आ गया बेटे 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो x डिग्री बराबर कितना 100 डिग्री आपका आंसर आ गया। यही चतुर्भुज का ये सवाल था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटे ये तो सभी कोणों से आधारित जो प्रश्न थे वो मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए यहाँ पर। अब कुछ क्वेश्चन जो इसके परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल से संबंधित हो गए जो आपके पेपरों में आ गए वो कर लेते हैं जल्दी से। टाइप नंबर 1 है, किसी चतुर्भुज में दिया गया है बेटे, किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज का ले लेते हैं एक सवाल। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हल करेंगे बेटे यहाँ पर। माना ए बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 13 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो बेटे इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे एस। एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी 15 जमा 13 जमा 14 बटे 2, 28 और 14 42, यानी 42 बटे 2, यानी कितना बचा आपके पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ से निकाल लो s माइनस ए, यानी 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 बच गया बेटे 6 सेंटीमीटर। s माइनस बी 21 माइनस 13 कितना बच गया 8 सेंटीमीटर। s माइनस सी 21 माइनस 14 यानी कितना बच गया, ये 7 और 1 8, ये 6 और 1 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये बच गया। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना बेटे, तो लिखो अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें लगेगा बेटे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट अर्ध परिमाप s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी। ठीक है ना, s की वैल्यू कितनी है 21, इसकी वैल्यू कितनी है 6, ये वैल्यू कितनी है 8, ये वैल्यू कितनी है 7। अब बेटे इसके फैक्टर कर लो यहाँ पर। 21 के फैक्टर 7 तिया 21, 1 7 ये रहा, यहाँ पे लिख दो। 6 के फैक्टर कर लो बेटे, क्या आएगा 3 दूनी 6, 2 8 के फैक्टर कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का एक पेयर ये रहा है ना, एक पेयर ये रहा
यानी 2 पेयर में से 2 2 बार, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 बार, 1 7 ये रहा, 1 7 ये रहा, 1 7 बार, 7 या 21, 21 चौक कितना हो गया बेटे 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया बेटे, इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें त्रिभुज से ही रिलेटेड है ये भी सवाल बेटे आपका। टाइप नंबर 8 हो गया ये, टाइप नंबर 8। एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल क्या होगा बेटे, पहले लिखते हैं दिया है आधार, त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 12 गुणा 8, ये कटा 6 बार, 8 छंग कितना होता है, 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से देख लीजिए आप इसको। दिया गया है बेटे टाइप नंबर 9, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटे इसको हल करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, और ये इसकी क्या होती है बेटे, ऊंचाई होती है। तो हमें तो दिया हुआ है भुजा बराबर दिया है कितना बेटे, 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। तो क्षेत्रफल का सूत्र इसका बेटे डायरेक्ट याद रखना आप, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुणा 8 गुणा 8, 4 से कट गया 2 बार, 8 दूनी 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया बेटे, आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टाइप आया बेटे आपका 10वां। एक आयत की लंबाई बराबर दिया है बेटे 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई बराबर दिया है बेटे 8 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेटे आयत कैसा होता है, हल करते एक चित्र बना लेते हैं। ये आपका आयत है जिसमें लंबाई कितनी दी है बेटे, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है बेटे, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो आप लिखोगे क्या बेटे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटे, आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। लंबाई की वैल्यू कितनी 10, चौड़ाई कितनी 8, तो कितना हो गया बेटे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बेटे आपका टाइप नंबर 11। एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल को डेल्टा से पता कर देते हैं, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटे क्या दिया हुआ है, हल करते हैं।
आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर दिया है बेटे 56 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई बराबर कितना 56 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 2 गुणा लंबाई बराबर पहले ही सवाल में दिया गया है 15, तो यहाँ पर 15 जमा चौड़ाई निकालनी है, उसे ऐसे रख दो बराबर कितना बेटे 56, इसकी 2 की गुणा कर दो या 2 से इस 56 को काट दो, 28 बार कट गया बेटे। ठीक है ना, तो आपके पास में आया 15 जमा बी बराबर कितना 28, ये 15 इधर चला जाएगा तो बी बराबर कितना 28 माइनस 15, कितना बचा आपके पास में बेटा 13। तो चौड़ाई बराबर कितनी आ गई 13 आ गई। आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना ना बेटे, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 13 गुणा 15, 15 एकम 15, 15 30, 15 ते 45 का 5 का हासिल लगे 4, 15 एकम 15 और 4 कितना बेटे 19, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फॉर्मूला आ गया। इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है बेटे आपका सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप आ गया बेटे आपका टाइप नंबर 11 आई थिंक। एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेटे हल कर लेते हैं, हल में लिखते हैं बेटे विकर्ण बराबर कितना दिया है आपको, विकर्ण बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर क्या दिया है बेटे आपको, लंबाई बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आयत कैसा होता है, ये आयत होता है जिसकी लंबाई 20 है और ये विकर्ण कितना है 25 है। आयत का एक कोण क्या होता है बेटे, समकोण होता है, तो ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है ना। तो जब विकर्ण दिया हुआ है, देखो ये समकोण त्रिभुज लग गया, इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, या मैंने आयत का विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था बेटे, आयत का विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला था अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। विकर्ण बराबर यहाँ कितना दिया बेटे 25 बराबर अंडर रूट लेंथ कितनी दी बेटे 20 का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो बेटे वर्ग करोगे इधर 25 का वर्ग कर दिया आपने और इधर क्या 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 जमा बी और इस सारे का वर्ग। बेटे ये रूट का स्क्वायर हो रहा है तो ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। 25 का स्क्वायर क्या आ गया बेटे 625 बराबर कितना 400 जमा बी का स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आ गया, कितना बच गया बेटे डायरेक्ट 225 बचेगा। चलो 625 माइनस 400 बराबर कितना बेटे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना बेटे 225। अब दोबारा से b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 225। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम लंबाई ले रहे हैं लेंथ, रूट से जब भी कोई चीज़ बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है, पर हम यहाँ पर धनात्मक मान लेंगे क्योंकि हम लंबाई ले रहे हैं, ये एक तरह की लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये किसका आ गया बेटे 15 का। तो हमारे पास लेंथ भी आ गई ब्रीथ भी आ गई, हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई बराबर कितना है 20, चौड़ाई कितनी आई बेटे 15, कितनी आई 15, 15 दूनी 30, यानी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। एक क्वेश्चन और दिया गया बेटे टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 कहता है
एक आयताकार बाग दिया है बेटे, ऐसे एक आयताकार बाग दिया है। इस आयताकार बाग का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। आयताकार बाग का क्षेत्रफल इसने सवाल में दिया है 120 मीटर स्क्वायर, और इसका परिमाप भी दिया गया है। परिमाप बराबर दिया है बेटे 46 मीटर। तो इसकी विकर्ण ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या ज्ञात करना है बेटे? ये विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण। ये विकर्ण हमको इसमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? सवाल में ऐसा दिया गया है, एक बाग का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा इसका परिमाप 46 मीटर है, तो बाग की विकर्ण ज्ञात कीजिए। बाग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हल करते हैं बेटे। हमें हल में क्या करते हैं बेटे? क्षेत्रफल बराबर आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 120। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, दी तो नहीं है ना। L गुणा बी बराबर कितना? 120। इक्वेशन नंबर 1 कह दो बेटे से। दूसरी बात हमें दिया है बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप। तो बाग का परिमाप क्या हो गया बेटे? 46 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई बराबर कितना बेटे? 46। ठीक है ना। ये 2 से यहाँ पर कट गया, कितना आ गया? 23। लंबाई जमा चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 23। इक्वेशन नंबर क्या? 2। अब इससे अलग तो कुछ दिया हुआ नहीं है। अब कैसे करेंगे बेटा हम? अब कैसे करेंगे? अब अपने आप से एक चीज़ यहाँ पर माननी पड़ेगी। वो क्या है? L माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? L माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटे L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2LB। अब इस वाली चीज़ में क्या करना पड़ेगा बेटे? L प्लस बी, 2LB तो इसमें जोड़ दो, और 2LB अपने पास से इसमें क्या करो बेटे? घटा दो। और माइनस के 2LB यहाँ पहले से ही है। अगर ये देखोगे तो आपने इसमें क्या जोड़ा? एक, कुछ भी नहीं जोड़ा, 0 जोड़ा। भाई इससे कट गया, 0 तो जोड़ा आपने इसमें, तो वैल्यू चेंज नहीं हुई। ऐसा करा क्यों? अब देखो क्यों करा। L स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये प्लस वाले इसके साथ में ले लो, ये माइनस वाले यहाँ पे लिख लो LB, और ये LB हमारे पास पहले से ही था। ये क्या बन गया बेटे? L प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस 2 और 2 क्या हो गया बेटे? 4LB हो गया। समीकरण 1 व 2 से L प्लस बी व LB का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर L माइनस बी का होल स्क्वायर। जिसने ये सवाल कर लिया, सारे सवाल कर लिए, ये मान लेना। L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर L प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 23, यानी 23 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा LB की वैल्यू कितनी है? 120। 23 का स्क्वायर कितना होता है बेटे? 529 होता है। 625 माइनस कितना होता है? 12 चौक कितना होता है बेटे? 48। ठीक है। तो आपके पास में यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा 2, अरे नहीं, 9 6 1, 9 इधर से हमने कैरी कर लिया, गलत है ना। ये इधर 12 हो गया, 12 में से 8 गए, कितना बचा बेटे? 4। ठीक है ना। तो ये 49 बचा। L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49 आ गया। तो आप दोनों ओर का क्या करो बेटे? दोनों ओर का वर्ग मूल लेने पर, तो बेटे इधर का वर्ग मूल लोगे तो L माइनस बी बच जाएगा। अरे समझ जाओ ना बेटे, यहीं पे इसका वर्ग मूल लिया, इसका वर्ग मूल लिया, ठीक है ना। तो इसके स्क्वायर से वर्ग कट गया, यहाँ पर 49 का मतलब क्या हो गया? 7 का स्क्वायर, तो यानी इसमें से एक 7 बाहर आ गया, बराबर 7। इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटे? 3। अब इक्वेशन नंबर 3 बराबर ये आई, और इक्वेशन नंबर 2 बराबर ये थी, है ना। रेखिक युग्म वाली समीकरण होगी बेटे, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। आप क्या कहोगे बेटे? समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से L प्लस बी बराबर कितना? 23, और L माइनस बी बराबर कितना बेटे? 7। जोड़ने पर b से b कट गया, 2L बराबर कितना आ गया बेटे? 30। L बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। L की वैल्यू इसमें कहीं भी रख दो, ठीक है ना। L
L का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा बेटे, 15 माइनस बी बराबर 7। बी को इधर ले जाओ, 7 को इधर, तो बेटे बी बराबर क्या आया, 15 माइनस 7, तो कितना बच गया बेटे आपके पास में, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। आपके पास में लंबाई भी आ गई, आपके पास में चौड़ाई भी आ गई। आपको ज्ञात करना था क्या, विकर्ण ज्ञात करना था। छोटा सवाल नहीं है ये, बोर्ड भर गया है, अब मिटोते हैं। ठीक है ना, हमको विकर्ण ज्ञात करना है, तो इसको मिटो देते हैं बेटे, विकर्ण ज्ञात करते हैं। ठीक है था बेटे, लंबाई का स्क्वायर, ठीक है ना, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितनी आई बेटे आपके पास में, 15, यानी 15 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई कितनी आई आपके पास में बेटे, चौड़ाई कितनी आई, 8, यानी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटे, 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो कितना बन गया बेटे आपके पास में, 289 बन गया। 289 किसका होता है बेटे, 17 का। किसका होता है, 17 का। तो विकर्ण बराबर कितना आया आपके पास में, विकर्ण बराबर आया बेटे 17 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है सारी चीज़ें। यही आपका आंसर हो गया बेटे इसका। नहीं, मीटर में दिया होता तो बेटे मीटर में आंसर आएगा। ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर दिया गया था, ये मीटर दिया गया था, तो मीटर में आंसर आ जाएगा आपका। ये भी क्या आ जाएगा बेटे, मीटर में आ जाएगा। ये यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखना, यहाँ भी मीटर लिखना, यहाँ भी सेंटीमीटर नहीं लिखना, यहाँ भी मीटर देना। अगर आपको जो चीज़ें है वो मीटर में दी गई है तो सारी इकाइयाँ मीटर में रहेगी। अगर सारी सेंटीमीटर में दी गई है तो सारी सेंटीमीटर में ही रहेगी। ये आपको करेक्ट करना है चीज़ें। अगर मैं यहाँ पर सेंटीमीटर छोड़ देता और यहाँ पर मीटर लिख देता तो सवाल गलत हो जाता। कहीं सेंटीमीटर कहीं मीटर, हर जगह एक जैसी रहनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर बेटे 13, या मैं भूल जाता हूँ बीच में, है ना, 13 है शायद। इसमें दिया गया है बेटे, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है ना। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटे। सही होगा, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आसान सा सवाल है बेटे, इसकी भुजा दी गई है। भुजा बराबर कितना दिया है बेटे, 45 मीटर। हमें क्या निकालना है बेटे, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटे, वर्गाकार खेत का भुजा का स्क्वायर होता है। तो 45 का स्क्वायर, आपको तो 45 का स्क्वायर याद नहीं है, ट्रिक समझ जाओ, 1 मिनट की ट्रिक है। पीछे क्या है बेटे, 25 का स्क्वायर 25, 5 है, 5 का स्क्वायर क्या, 25। ये क्या है आगे, 4 में 1 बढ़ाकर क्या बनता है, 5, 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर। अगर किसी भी संख्या के बाद में 5 आ रहा है तो ऐसे ही कर देते हैं। जैसा है हमारे पास 65 में 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 6 में 1 बढ़ाकर क्या हो गया, 7, 7 छंग 42, ये इसका स्क्वायर हो गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटे यहाँ पर, टाइप नंबर 14। इसमें क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है। उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। तो हल कर लेते हैं बेटे इसको हम, ठीक है ना।
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे आपके पास में, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना 256 है ना। तो दोनों ओर का बेटे क्या कर लो आप, दोनों ओर का वर्ग मूल लेने पर, ठीक है ना। तो आप वर्गमूल लो दोनों ओर का, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा भुजा और इधर क्या आ जाएगा बेटे रूट 256 किसका होता है बेटे 16 का, आपको याद रखना चाहिए डायरेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा 16 मीटर, भुजा बराबर आ गया 16 मीटर। इसका विकर्ण ज्ञात करना है बेटे, क्या करना है, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है 2 गुणा रूट भुजा, 2 गुणा रूट भुजा होता है। तो बेटे आप लिखोगे 2 गुणा रूट 16 क्या होता है बेटे 4 गुणा 4 होता है, 4 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। 2 गुणा कितना 4 बराबर कितना आ गया बेटे 8 मीटर। विकर्ण ही ज्ञात करना था तो कितना आ गया 8 मीटर आ गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर बेटे 15 में दिया गया है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, उनके परिमापों का ज्ञात करना है। तो माना पहले वर्ग का क्षेत्रफल A1 बराबर 9x, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल A2 बराबर 1x, ठीक है, दिया हुआ है। ओके। तो उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही भी दिया सर, ठीक है। तो बेटे यहाँ से ये दिया हुआ है, हम कहेंगे बेटे हाँ। अच्छा, पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या, क्षेत्रफल का रूट। कहाँ से आया समझो बेटे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसके क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो भुजा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा रूट क्षेत्रफल। समझ में आई बेटे बात, ठीक है ना। तो पहले का निकाल रहे हैं, पहले की भुजा हमने मान ली बेटे क्या है x1 है, नहीं a1 है, स्मॉल a1 है। तो ये आ जाएगा आपके पास 9x, ठीक है ना। कितना आ जाएगा बेटे 9x आ जाएगा। तो 9x बराबर कितना आ गया 3 रूट x आ गया आपके पास में यहाँ से, ठीक है। दूसरे वर्ग की भुजा A2 बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 1x। तो ये कितना आ जाएगा बेटे रूट x ही आ जाएगा। ये पहले की दूसरे की भुजा मुझे पता लग गई, इनके परिमापों का अनुपात निकालना है। तो पहले वर्ग का परिमाप बटे दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर क्या बेटे, परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितनी है पहले की बेटे 3 गुणा रूट x। 4 गुणा भुजा कितनी है बेटे भुजा रूट x। तो रूट x से रूट x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो अनुपात क्या है 3:1। यही आपका क्या है बेटे इसका आंसर।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसी के साथ में चतुर्भुज से संबंधित जितने भी आपके सवाल पेपर में आते हैं वो सभी आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। और यहीं के साथ में इस वीडियो के साथ में आपकी क्लास नंबर 15 में जितने भी आपके सिलेबस में अध्याय थे उन्हीं को क्रमवार उनके बिल्कुल आधार से उनको समझाया गया है। बेसिक से जीरो से लेकर हीरो तक बनाने का प्रयास किया गया है और कंप्लीट कोर्स आपका पूरा करा दिया गया है। मैं रोहित सिंह आशा करता हूं कि आप सभी आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करेंगे। आशा है आपको मेरी वीडियो बहुत हेल्प कर रही होगी, आपको एक अपने पेपर की तैयारी के लिए एक सही मार्गदर्शन हमारे से प्रदान हुआ होगा। अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए समय याचना। और ऐसे ही आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ये सफ़र हमारा जो DLED 4 सेमेस्टर का था यहीं तक समाप्त होता है। एक पड़ाव अब हम पूरा करने जा रहे हैं कि जो हम टीचर बनने की जो हमारी रेस है उसका हमने जो ट्रेनिंग पीरियड का जो हमारे सर्टिफिकेट है वो हम लेने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा पड़ाव स्टार्ट होगा जिसमें आप अपने टीचर बनने के टेट और सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।